हम लोग क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि विकसित देश किसको कहते हैं, विकासशील देश किसे कहते हैं। आप लोग के दिमाग में स्पष्ट हो गया है कि विकसित किसको कहते हैं, विकासशील, यानी डेवलप कंट्री कौन है और डेवलपिंग कंट्री कौन है। तो अब हम लोग का टॉपिक ये था कि डेवलपिंग कंट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है या क्या काम करता है, उसका रोल क्या है। तो डेवलपिंग कंट्री के सामने समझ गए कि क्या क्या डिफरेंसेस है डेवलप कंट्री के सामने, डेवलप कंट्री के रिस्पेक्ट में। कई तरह के चैलेंजेस आपने गिनाए कि इकोनॉमिकली ये वीक होते हैं, बैक फुट पे होते हैं, सोशली ये थोड़ा सा कमजोर होते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो उधर से, अपने तरफ से। तो सामाजिक रूप से भी ये आपस में पूरी तरह से सशक्त और जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनके यहाँ बेरोजगारी, असमानता, इस तरह की समस्याएं होती हैं। आप समझ चुके हैं आप लोग पूरी तरह से विकसित और विकासशील देशों में। अब ये सारे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम अगर हम देखें यानी कि समस्या, तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है किसके पास, डेवलपिंग कंट्री के पास, विकासशील देशों के पास। तो स्वाभाविक है कि जो ये वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम या चैलेंजेज है, यानी चुनौतियों में विविधता है इनका। अब इस विविधता भरी चुनौतियों को निपटने का दायित्व तो किसके ऊपर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लोक प्रशासन के ऊपर। जैसे ही चुनौतियों में ये विविधता और अधिकता मिलती है तो इन चुनौतियों को निपटने का दायित्व तो आ जाता है लोक प्रशासन के ऊपर, क्योंकि लोक प्रशासन किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को, सरकार को। अब ये सरकार है और सरकार की ओर ही ये सारी प्रॉब्लम देखती है कि भैया हमको इससे निकालिए, हमारा समाधान कीजिए। ये प्रॉब्लम किसका है, पब्लिक का है, मास का है, कॉमन मैन का है, आम जनता का है। अब इस जनता के पास कई तरह की समस्याएं हैं और उस समस्याओं से निकलने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, सरकार उसकी मदद करे, क्योंकि वो अपने से चुन करके अपनी सरकार बनाया है। उसका काम ही है इसकी समस्याओं से निपटना और उसको बेहतर जीवन स्तर देना या बेहतर जीवन देना। तो ये किसके माध्यम से सरकार करती है, थ्रू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल डेवलपिंग कंट्री में। हम बात कर रहे हैं विकासशील देशों के। विकासशील देशों की तो क्या क्या है, अब एक एक पॉइंट हमको देख लेना है। हम पिछले क्लास में वो बात शुरू कर चुके हैं ना, इंट्रोडक्शन वगैरह तो सब कुछ बता चुके हैं। क्या लिखवाए थे उसमें, आपको याद है, आप लोगों को लिखे होंगे ना। हाँ, वो हो चुका। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रोल है विकासशील देश में लोक प्रशासन का। तो जो सबसे पहला रोल है वो है सामाजिक रोल, सामाजिक समस्याओं से निपटना। क्या है सामाजिक समस्या, तो सबसे पहला सामाजिक समस्या है शोषण का। एक्सटॉर्शन होता है, शोषण। लिखो, विकासशील देशों में सबसे प्रमुख चुनौती लोक प्रशासन के समक्ष सामाजिक समस्याओं की होती है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन के समक्ष सबसे प्रमुख या प्राथमिक चुनौती सामाजिक जीवन से संबद्ध होती है। क्योंकि यहां का सामाजिक जीवन आज भी अपने अंदर सामंतवादी प्रवृत्तियों को समाहित रखता है। क्योंकि यहाँ के सामाजिक जीवन आज भी अपने अंदर, या यहाँ का सामाजिक ढांचा आज भी सामंतवादी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, फ्यूडल नेचर का है, सामंतवादी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए यहाँ पर शोषण
इसलिए यहां पर शोषण को देखा जा सकता है। यह शोषण या एक्सप्लॉयटेशन आर्थिक स्तर पर और जातीय आधार, जातीय एवं वर्ग आधार पर है, वर्ग पर आधारित है। यह शोषण आर्थिक स्तर पर और जातीय तथा वर्ग पर आधारित है। लोक प्रशासन का यह दायित्व है कि लोक प्रशासन का यह दायित्व है कि समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को न्यूनतम करें, आर्थिक असमानता को न्यूनतम करें। भारतीय समाज जो कि सामंतवादी समाज को, भारतीय समाज जो कि सामंतवादी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सामंतवादी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, फ्यूडल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, सामंतवादी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें संपत्तिशाली और गरीब लोगों के बीच मालिक और नौकर का संबंध है। उसमें संपत्तिशाली और गरीब लोगों के बीच या संपत्तिहीन व्यक्ति के बीच मालिक और नौकर का संबंध है। और यह प्रवृत्ति किसी भी स्वस्थ समाज के लिए, और यह प्रवृत्ति किसी भी स्वस्थ समाज के लिए हितकारी नहीं है, यानी फेवरेबल नहीं है, हितकारी नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण संपत्ति का असमान बंटवारा है। इसके पीछे मुख्य कारण संपत्ति का असमान बंटवारा है। साधनहीन समाज का शोषण संपन्न वर्गों के द्वारा किया जाता रहा है। साधनहीन समाज का शोषण संपन्न वर्गों के द्वारा किया जाता रहा है। यह शोषण की प्रतिक्रिया या इस शोषण की प्रतिक्रिया जातीय एवं वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होती है। यह शोषण की प्रतिक्रिया जातीय एवं वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होती है। आज भी 21वीं सदी में भी भारत की, आज भी 21वीं सदी में भारत की संसाधनों पर, भारत की अधिकतम संसाधनों पर संपत्तिशाली या कुछ वर्गों का नियंत्रण है। संपत्तिशाली कुछ वर्गों का नियंत्रण है। जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अविश्वास, वैमनस्यता, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अविश्वास, वैमनस्यता, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन
प्रतिस्पर्धा, समाज में क्या बोले थे, कोई और सुना था, हम तो भूल भी गए क्या बोले थे। ठीक है, समाज में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास, प्रतिद्वंदिता, अविश्वास, बना हुआ है। ऐसी विषम परिस्थिति में लोक प्रशासन का दायित्व बढ़ जाता है। कि वह ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन का दायित्व बढ़ जाता है या भूमिका बढ़ जाता है कि वह संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करे। संविधान के उद्देशिका के अनुरूप सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करे। इस क्रम में लोक प्रशासन सरकार द्वारा निर्मित विविध कानूनों के माध्यम से विभिन्न कानूनों के माध्यम से समाज को शोषण मुक्त और संघर्ष मुक्त करने की कोशिश करती है। समाज को शोषण मुक्त और संघर्ष मुक्त करने की कोशिश करती है। उदाहरण स्वरूप आर्थिक असमानता को कम करने के लिए भारत में प्रगतिशील कर व्यवस्था को लाया गया है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है भारत में कि जिसका ज़्यादा आय होगा उतना ज़्यादा वो इनकम टैक्स देगा, जिसका कम होगा वो उतना ही कम देगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ज़्यादा टैक्स शेयर करेगा। फिर उन्हीं पैसों को सरकार वापस जन कल्याण कार्यों में लगाती है, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए, उनके आय के साधन को बनाने के लिए। तो भारत में प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू की गई है। जो जितना ज़्यादा आय अर्जित करता है वो उतना ही ज़्यादा टैक्स देता है। इसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। याद रखना, ये पीटी में पूछा जाता है कभी कभी कि भारत में किस प्रकार की कर व्यवस्था है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स शेयर करेगा। इसी तरह से सामाजिक असमानता के लिए अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, जैसे कई कानून लाए गए हैं और उन कानूनों को लोक प्रशासन क्रियान्वित करती है। जैसे कई कानून लाए गए हैं और उन कानूनों को लोक प्रशासन क्रियान्वित करती है। इसके अलावा लोक प्रशासन ही हानिकारक एवं अस्वास्थ्यकर यानी अनहेल्दी, हानिकारक एवं अस्वास्थ्यकर अनहेल्दी वस्तुओं के उपयोग को
नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करती है। वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करती है। तो ये हुआ पहला चैलेंज, सोशल चैलेंज, कि क्या है सोशल। तो सोशल चैलेंज है शोषण और असमानता। शोषण क्या है, तो आर्थिक स्तर पर शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूडल कल्चर रहा है। फ्यूडल कल्चर में क्या है, संपत्ति कुछ वर्गों के हाथों में है और कुछ वर्ग संपत्तिहीन है। अब जो संपत्तिशाली वर्ग है वो गरीब वर्ग का शोषण गाहे बगाहे करते रहता है। वो हर जगह का रीत है, हर एक कंट्री का था, लेकिन वो बाहर निकल चुके हैं। इससे भी बुरा हाल था। हमारे यहाँ तो सिर्फ सामंतवादी प्रवृत्ति का नेचर दिखाई देता है। विकसित कंट्री में जाएंगे अगर आप, यूरोप अमेरिका में, तो वहाँ पता चलेगा कि वहाँ स्लेवरी सिस्टम था, जो आपके यहाँ था ही नहीं। सिर्फ दिखता है कि हाँ स्लेवरी जैसा है। तो यहाँ का फ्यूडल और वहाँ का फ्यूडल में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, क्योंकि वो हमसे पहले ही फ्री हो चुके थे। हमसे 200 साल पहले ही फ्री हो चुके थे। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, लीनियंट हो गए हैं। और हम आज भी रिजिड बने हुए हैं। हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा बहुत है। तो उसमें लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ जाती है कि विभिन्न कानूनों के द्वारा सरकार कानून बनाए और ये जो समस्याएं हैं समाज में, इसको लागू करके उसको दूर करें। जैसे आज के संदर्भ में देखो, इसी को समझ लो। आज ऐसी स्थिति है कि अगर किसी अनुसूचित जाति को आप उसके कास्ट से बुला देते हैं तो नॉन अवेलेबल गिरफ्तारी हो जाएगी आपको कम से कम 6 महीने के लिए, सिर्फ आप उसके कास्ट से पुकार लेते हैं। तो ये क्या है, ये जानबूझ करके जो अलग थलग जो स्थिति थी, कुछ वर्ग की जिनकी उपेक्षा होती थी, उनको बेहतर करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है। ग्राउंड लेवल पे क्या होता है वो छोड़ दो, आपको जो सरकार कर रही है उसी के बारे में लिखना है। ग्राउंड लेवल पे जब आपसे मशवरा पूछा जाएगा तब लिखना है कि आप क्या समझते हैं, आप अपनी राय दीजिए। तब बताइए कि इस कानून में भी कमी है, गैप है, इनोसेंट लोग भी पकड़े जा रहे हैं। जो कुछ किया नहीं, वो बदले की भावना से कोई किसी के द्वारा आरोपित करके उसको जेल या पर्सनल निजी दुश्मनी को निकालने के लिए भी लोग उसका कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये जब आपसे राय पूछा जाएगा तब, जब नहीं पूछा जा रहा तो सिर्फ जो मेंशन है कानून में या जो प्रैक्टिस में है उसी बात को बताना है। ठीक है, हाँ। तो ये हुआ सामाजिक मोर्चे पे। दूसरा, अब आर्थिक मोर्चे पे देखते हैं क्या समस्या है। सामाजिक मोर्चे की जो समस्या है उसकी भी जननी आर्थिक ही है, क्योंकि उसके पीछे सामंतवादी समाज है। दूसरा, आर्थिक समस्या क्या है। नेक्स्ट चैलेंजेस आर्थिक, इकोनॉमिकल। भारत लिखो, भारत में 1947 के बाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को अपनाया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लाया गया। भारत में 1947 के बाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को लाया गया है। मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी पीटी का सवाल है, पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की इकोनॉमी है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि साम्यवादी, किस प्रकार की इकोनॉमी है। तो हमेशा याद रखिएगा भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था करने का मतलब यह है कि यहाँ पे दोनों ही प्रकार के आर्थिक गतिविधि की जाती है, दोनों ही वर्क करता है। कौन कौन, तो मिश्रित करने का मतलब है एक प्राइवेट सेक्टर भी करता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है। ये दोनों मिल करके यहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। जो कैपिटल इकोनॉमी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट काम करेगा। जैसे अमेरिका वगैरह में सारा काम प्राइवेट सेक्टर करता है। पब्लिक उसमें होगा, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकारें ही वहां की अर्थव्यवस्था चलाती है, प्राइवेट सेक्टर को वहां मौका नहीं दिया जाता है। कई ऐसे देश हैं। फिर एक और इकोनॉमी होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे रसिया वसिया में है, रसिया, चाइना। यहाँ पे चाइना में भी अब प्राइवेट
सेक्टर को मौका दिया जाने लगा है। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ के कैपिटलिस्ट है जैक मा, आप सुने होंगे, दुनिया के अमीर लोगों में उनका नाम है। तो सोशलिस्ट में है सिर्फ और सिर्फ सरकार वहाँ पे काम करती है, और सरकार सिर्फ कंट्रोलर के रूप में होती है, मालिक नहीं होती, वो ट्रस्ट के रूप में काम करती है वहाँ पे। तो एक ये अर्थव्यवस्था होता है। हमारे यहाँ ये है, पब्लिक भी काम करता है, प्राइवेट भी काम करता है। यानी कैपिटलिस्ट, आपके पास पूंजी है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस कीजिए, उद्योग लगाइए, फायदा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी अपना काम कर सकती है। अब हमारे यहाँ क्या किया गया है कि हमारे यहाँ बांट दिया गया है। पहले क्या था कि हमारे यहाँ दो तरह का लिस्ट था, एक तो ओपन था, एक रिजर्व था, या आप रिजर्व कहिए और ट्रांसफर कहिए। तो जो रिजर्व कैटेगरी था उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करती थी, लेकिन इसको हम 1991 में इसको खोल दिए, बहुत सारे चीज और प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया। कुछ 3-4 चीजों को छोड़ दिया जाए तो आज सारे के सारे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है। हर एक चीज में, नारकोटिक्स को छोड़ दें, बारूद को छोड़ दें, इन सब कुछ सेंसिटिव चीजों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रही है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के जब किसी इकोनॉमी में काम करती है तो उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत में जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है तो चैलेंज भी होगा। क्या चैलेंज होगा? तो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में एक कंपटीशन होता है। आज भी देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, आपके यहाँ टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट सेक्टर की भी कंपनियां काम करती है और प्राइवेट सेक्टर की भी काम करती है। BSNL, MTNL, इस तरह की कंपनियां जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जिसमें सरकार का पूंजी है। पब्लिक सेक्टर करने का मतलब यह है कि वो कंपनी जिसका स्वामित्व सरकार के पास है, यानी जिसका मालिक सरकार है, गवर्नमेंट है, उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा, और जनता का पैसा यानी सरकार का पैसा। जब चाहेगी तब आपसे वसूल लेगी किसी न किसी बहाने से, टैक्स लगा करके। तो सरकार का पैसा उसमें लगा हुआ है और मालिकाना उसी के पास है, यानी 51% शेयर होल्डर सरकार के पास है, इसीलिए हम उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम उस दिन बताए थे क्या होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्टर में ऑनर किसी व्यक्ति या एसोसिएशन का होता है, किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, अगर लिमिटेड है तो एक से ज्यादा लोगों का हो सकता है। उसके मालिक कोई व्यक्ति होता है या कोई कंपनी का ट्रस्ट है तो ट्रस्ट हो सकता है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों में प्रतियोगिता चलता है। आज देखिए BSNL कहाँ पीछे छूट गया है, और जियो, एयरटेल और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आज कहाँ पहुंच गई। ऐसी स्थिति में अब स्वाभाविक है कि बाजार में बने रहने के लिए लोक प्रशासन का दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसके प्रमुख, पब्लिक सेक्टर के प्रमुख कौन होते हैं? लोक सेवक, लोक प्रशासक होते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं वही डायरेक्टर, वही चेयरपर्सन, वही CEO होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने ये दायित्व तो बन जाता है कि मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन करें और उत्तरोत्तर अपनी कंपनी का या अपने सार्वजनिक उपक्रम का बेहतर करें। और इसके लिए वो नित्य नए नए नियम और कानून लाते हैं और ला करके इसको मजबूत करने का दायित्व का निर्वहन करते हैं। समझ में आया? हाँ, अब इसमें है तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, तो कंपनी अपना सारा स्टाफ, सारा ऑफिसर्स को हायर करती है और हायर करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और टारगेट सेट कर देती है कि आपका ये काम है, ऐसे ऐसे करना है, आपको कंपनी को बेनिफिट दिखाना है या कंपनी को हमेशा प्रॉफिट मोड में चलाना है। अब यही काम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारियों को भी है। अब जैसे वहां पे वो अधिकारी है तो वो लोग प्रशासक हो गए, क्योंकि वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो ये निजी एडमिनिस्ट्रेशन या निजी प्रशासन हो गया, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, लेकिन वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये पब्लिक सेक्टर के हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लिखो क्या बोले थे अभी, यहां तक समझ में आ गया? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, चैलेंज क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, ये समझ में आ गया तो लिख सकते हैं आप आराम से। क्या लिखे बोलो?
भारत जैसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया गया है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों का प्रभावी प्रशासन चलाना लोक प्रशासन का अहम दायित्व है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों का प्रभावी प्रशासन चलाना लोक प्रशासन का अहम दायित्व है। लोक प्रशासन को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी नीति को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी नीति को ध्यान में रखते हुए यह देखना होता है कि किस तरह से आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए। किस तरह से आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में सार्वजनिक उपक्रम के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें उत्पादन से लेकर वितरण तक बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों से तथा निजी संगठनों से जबरदस्त मुकाबला करना होता है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों के समक्ष भी कई तरह की चुनौतियां नित आती रहती हैं। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां आती रहती है, जैसे तकनीकी उन्नयन यानी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मजदूरों एवं कर्मचारियों में असंतोष, समय पर उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सीमित पूंजियों का बहुउपयोग, सीमित पूंजी का यानी लिमिटेड कैपिटल का मल्टीपर्पस यूज, सीमित पूंजियों का बहुउपयोग, नए नए बाजारों की तलाश, और बाजार में बने रहने के लिए उपभोक्ताओं का विश्वास, इन सारे चुनौतियों से निपटने का दायित्व लोक प्रशासक को ही होता है। इन सारे समस्याओं से निपटने का दायित्व लोक प्रशासक को ही होता है।
और इस क्रम में वह हर एक स्तर पर निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है, तो दूसरी चैलेंज आपको समझ में आएगी। तीसरा चैलेंज क्या है विकासशील देश में? तो विकासशील देश में थर्ड जो चैलेंज है वो चैलेंज स्वयं लोक प्रशासन की ही है। लोक प्रशासन में यहाँ के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्वयं अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि उसमें कई तरह की बीमारी लगा हुआ है, कई तरह की गलत प्रवृत्तियां उसमें समाहित है जो विकसित देशों में अब नहीं है। तीसरा, नेक्स्ट, विकसित देशों के विपरीत विकासशील देशों में एक अलग तरह की प्रशासनिक समस्याएं हैं। और उससे निपटना टेढ़ी खीर है, उससे निपटना एक टेढ़ी खीर है। जैसे प्रशासन में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, करप्शन एंड रेड रिबन सिस्टम। प्रशासन में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, सेवा में प्रतिबद्धता का अभाव, कमिटमेंट, लेक ऑफ कमिटमेंट इन सर्विस, सेवा में प्रतिबद्धता का अभाव, प्रशासन में जन सहभागिता की कमी, प्रशासन में जन सहभागिता की कमी, लेक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जन सहभागिता की कमी, अकर्मण्यता और रूढ़िवादिता, हिपोक्रेसी, अकर्मण्यता एवं रूढ़िवादिता, जैसी समस्याओं से निपटना भी विकासशील देशों की लोक प्रशासन का एक दायित्व है या भूमिका के रूप में। जैसी समस्याओं से निपटना भी विकासशील देशों में लोक प्रशासन का एक दायित्व है। मिल जाएंगे, तो आप जितना वहां पे मिलेगा आप उसको समझ करके खुद से लिखो, बाकी एड ऑन हम करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि आप किसी टॉपिक को सर्च करेंगे, समझेंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा, समझने की शक्ति बढ़ेगी। मेंस समझने की क्षमता और शक्ति पर निर्भर करता है। बाद में जितना फैक्ट है उसको बस फैक्ट दे करके उसको प्रूफ किया जाता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका मेंस में, तो आप फैक्ट को भूल भी जाएंगे तो भी वहां पे याद आ जाएगा कि ये तो ऐसे हुआ था। ठीक है, तो मेंस का थोड़ा सा ढर्रा अलग है। नेक्स्ट, चौथा जो दायित्व है वो है, नेक्स्ट पॉइंट, विकासशील देशों की विकास के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाई गई है। विकासशील देशों में सरकार के द्वारा विकास के लिए आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया गया है। भारत में भी आजादी के बाद से दिसंबर 2014 तक
योजना आयोग के माध्यम से भारत में भी आजादी के बाद से लेकर के दिसंबर 2014 तक योजना आयोग के माध्यम से, प्लानिंग कमीशन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम दोहन करने का प्रयास किया गया। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम दोहन करने का प्रयास किया गया तथा इसके माध्यम से संतुलित विकास भी की गई। इसके माध्यम से संतुलित विकास भी की गई। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक और लोक कार्य विधियों के माध्यम से, लोकतांत्रिक एवं लोक कार्य विधियों के माध्यम से आर्थिक गति प्रदान करना होता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन से संबंधित विभिन्न स्तर की और विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्तर की एवं विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्माण से लेकर के उसके कार्यान्वयन तक, नीतियों के निर्माण से लेकर के उसके कार्यान्वयन तक लोक प्रशासन की निर्णायक भूमिका होती है। लोक प्रशासक एक और जहां जमीनी स्तर की समस्याओं से अवगत होते हैं, लोक प्रशासक एक और जहां जमीनी स्तर की विविध समस्याओं से अवगत होते हैं, वो जनता की जरूरत और आवश्यकताओं को समझते हैं, इसलिए वो अपने अनुभवों के माध्यम से अनुभवों के माध्यम से लोकहितकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सफल होते हैं। योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सफल होते हैं। लोक प्रशासक के ऊपर ही इन योजनाओं और नीतियों को लाभुकों तक पहुंचाने का दायित्व भी होता है। लोक प्रशासन को ही इन योजनाओं और नीतियों को लाभुकों तक पहुंचाने का दायित्व होता है।
दूसरे शब्दों में, इन द सेकेंड वर्ड, दूसरे शब्दों में सरकार की सफलता और विफलता या सरकार की लोकप्रियता एवं अलोकप्रियता, सरकार की सफलता एवं विफलता तथा लोकप्रियता एवं विफलता, इन्हीं नीतियों के कार्यान्वयन पर, इन्हीं नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है, जिसकी बागडोर लोक प्रशासक के हाथ में होती है। इन्हीं नीतियों के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है, जिसकी बागडोर लोक प्रशासन के हाथ में होता है। लोक प्रशासक के पास ही संपूर्ण जवाबदेही होती है। लोक प्रशासक के पास ही संपूर्ण जवाबदेही होती है। जैसे आप देखेंगे, जिले स्तर पर कुछ भी हुआ तो डीएम साहब पकड़े जाएंगे, ब्लॉक लेवल पे कुछ भी होगा बीडीओ साहब पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर दायित्व है। अब यही डीएम 10 साल 15 साल जिले स्तर पर कार्य कर लेता है तो सचिवालय में चले जाता है। अब उस 10 साल 15 साल का जो उसके पास एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल का, सचिवालय में जाता है तो राज्य स्तर के अगर सचिवालय, राज्य सचिवालय में गया है तो वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा पॉलिसी निर्माण में अपने अनुभव का वहाँ पे सहयोग करेगा, वही नीति निर्माण करेगा, वही कानून ड्राफ्ट करेगा। तो ड्राफ्टिंग करने का दायित्व तो इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। तो अपने अनुभव वहाँ पे डालते हैं कि इस तरह के कानून लाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, इस तरह की स्कीम लाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर यूनियन लेवल पे चले जाए तो जो केंद्रीय सचिवालय में है वो ऐसा करते हैं और बना करके मंत्रियों को देते हैं, दीजिए भैया ये लाइए कानून, ये स्कीम लाइए। तो वो अपना सदन में लाता है, विधानसभा, राज्य सरकार का विधानसभा में और यूनियन गवर्नमेंट का केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है। तो ये कड़ी के रूप में होते हैं। मंत्री तो बेवकूफ़ होते हैं, उनको क्या पता है कुछ, वो तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना करके बरगला करके उनसे वोट लेना जानते हैं। उनके पास कुछ अनुभव नहीं है, वो आज हैं कल चले जाएंगे, 5 साल के बाद वो चले जाएंगे। इसीलिए उनका काम होता है कि जो 5 साल में चुनाव जीते हैं पिछले साल, उसमें जितना इन्वेस्ट किए हैं उससे कई गुना कमा लें, पता है नहीं फिर मौका मिले कि नहीं मिले। तो नेता से आप उम्मीद मत कीजिए कि वो आपका उद्धार कर देंगे। असली उद्धारक लोक प्रशासक है। उनसे उम्मीद कीजिए कि वो जो सरकार को सलाह देते हैं वो अच्छा सलाह दें, और जो सलाह और जो कानून बनाते हैं और जो योजना लाते हैं वो उनके हित में लाए। इसीलिए इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का इस्पाती ढांचा। यही विकास करते हैं और यही विनाश करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि लोक प्रशासक और पॉलिटिशियन दोनों मिल गए हैं। इनको व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कहा जाता है, सफेद पोश अपराधी हैं ये लोग। जितने अच्छे नहीं है उससे कई गुना ज्यादा बुरे लोग होते हैं इसमें। अच्छे लोग भी हैं नो डाउट, अगर अच्छा नहीं होता तो सिस्टम का ये कोलैप्स कर गया होता। कुछ अच्छे लोग हैं, उन्हीं की वजह से सिस्टम अच्छा चलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, विकासशील देशों में लोक प्रशासन को राज्य के लोक कल्याणकारी लक्ष्य को भी हासिल करना होता है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन को राज्य के लोक कल्याणकारी लक्ष्य को भी हासिल करना होता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह देखना होता है
कि विकासात्मक कार्य भी हो और जन भावना को ठेस भी न पहुंचे। और इस लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में या इस लक्ष्य को संपादित करने के क्रम में या उद्देश्य को संपादित या लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में उन्हें ये देखना होता है कि विकासात्मक कार्य भी हो, यानी डेवलपिंग काम भी होता रहे और जन भावना भी संतुष्ट रहे। ऐसा नहीं है कि विकास काम करने के नाम पे वहाँ के विधायक का पूरा वोट बैंक गड़बड़ा दिए। आप पता चला सड़क बनाने के चक्कर में किसी आदिवासी मोहल्ले उजड़वा दिए, कोई बैकवर्ड का जाति का कोई घरे तबाह कर दिए, तो उससे क्या होगा? जन भावना भड़केगा। तो आपको ये दोनों में संतुलन बनाए रखना है कि बिजली भी, पावर प्लांट भी बैठे और लोग अगर माइग्रेट हों, उनको हटाना पड़े तो उनको पुनर्वास भी करे, रिहैब भी कराए। तो ये बड़ी दो धारी तलवार वाला काम हो जाता है प्रशासक के समक्ष कि विकासात्मक कार्य भी होते रहे और अब मान लो विकास करने के लिए कोई क्षेत्र पिछड़ा इलाका है, तो हम क्या किए भैया, हम सरकार हैं तो हमको लगा भाई हमारे एरिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग भूखमरी में हैं, रोजगार के लिए दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा, गोवा जाते हैं, इराक तक से इराक ईरान भी चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो क्यों नहीं हम यहीं पे एक प्लांट बैठा दें। अब जब प्लांट बैठाने गए तो पता चला कि कई किसानों का खेत आपको हड़पना पड़ेगा, जमीन लेना पड़ेगा, तभी तो वहाँ प्लांट बैठेगा। फिर वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा उसका मैनेजमेंट करना है, कई तरह के इन्वायरमेंटल समस्याएं आ जाएगी, विकास के नाम पे फिर सड़क बनाना पड़ेगा, कई समस्या आएगी। ऐसी स्थिति में किसानों का भूमि उनके हाथ से छीन ली जाएगी, जमीन छीन लिया जाएगा, जंगल काटना पड़ेगा, पानी पॉल्यूशन हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, पता नहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होगा। तो वो सारे भी तो समस्या आएंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना है और विकास भी कैसे करना है। तो जनता को भी संतुष्ट, खुश रखना है और विकास भी करना है। तो ऐसी स्थिति में लोक प्रशासक की भूमिका बड़ी संवेदनशील हो जाती है। अब जो स्मार्ट डीसी डीएम होगा वही कर सकता है, तो उसके लिए वहां पर उसको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, विकासशील इन समस्याओं से निपटने में बेहतर प्रशासनिक संचार होनी चाहिए, आवश्यक है। इन समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर प्रशासनिक संचार की आवश्यकता होती है, जिसकी अभाव विकासशील देशों में देखी जाती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर प्रशासनिक संचार की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव विकासशील देशों में देखी जाती है। स्वतंत्र आजादी के 75 वर्ष आज पूर्ण हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जनता की विश्वास प्रशासन में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आजादी के 75 वर्ष आज पूर्ण हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जनता का विश्वास प्रशासन में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोक प्रशासक का यहाँ दायित्व और बढ़ जाता है, लोक प्रशासक का यहाँ दायित्व और बढ़ जाता है। कि वह जनता का विश्वास भी हासिल करे और विकास भी करे, कि वह जनता का विश्वास भी हासिल करे और विकास भी करे। नेक्स्ट पॉइंट, विकासशील देशों में धरातलीय प्रजातंत्र के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। धरातलीय प्रजातंत्र यानी कि ग्राउंड लेवल के डेमोक्रेसी के लिए
भारत जैसे विकासशील देशों में धरातलीय प्रजातंत्र के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके माध्यम से शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। इसके माध्यम से शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। एक बात समझ लीजिए आप लोग, जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, ये टर्म आपको यूज करना है आंसर राइटिंग में। अब शक्ति, सत्ता, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उसको गोल कर लीजिएगा और कल क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, जहां पे आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि वो टर्म अपने आप में एक पूरा पेज का आंसर है। सत्ता क्या है, शक्ति क्या है, ये सब अपने आप में एक एक पेज का आंसर है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा देन आप हमसे कल डिस्कस कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या रेड मार्क कर लीजिएगा। क्या लिख रहे थे हम लोग? क्या बोले थे हम? लास्ट लाइन बोलो जल्दी। विकेंद्रीकरण किया गया है। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन की भूमिका और चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन की भूमिका और चुनौतीपूर्ण हो गई है। लोक प्रशासन को एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं को सहयोग देना होता है, उन्हें सशक्त करना होता है, व्यवस्था को सशक्त करना होता है, उन्हें सहयोग देना होता है, तो दूसरी ओर वो विकास के रास्ते से भटक न जाए, इसलिए उन पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखना होता है। उदाहरण स्वरूप ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर डीएम, इन पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और जिला स्तर पर डीएम या कलेक्टर इन पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख होता है। आखिरी लाइन, आखिरी समस्या और चुनौतियों से निपटना। नेक्स्ट, विकासशील देशों में लोक प्रशासन को औपनिवेशिक कार्य संस्कृतियों से बाहर निकलकर, कॉलोनियल वर्क कल्चर से बाहर निकलकर संस्कृतियों से बाहर निकलकर प्रजातांत्रिक कार्यों को संपादित करना होता है, प्रजातांत्रिक कार्यों को संपादित करना पड़ता है। इन नए प्रजातांत्रिक देशों में या समाजों में, इन नए प्रजातांत्रिक देश या समाजों में कई तरह की समस्याएं इनके समक्ष उपस्थित होती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा,
जैसे जनसंख्या वृद्धि, सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा, वर्ग संघर्ष, नस्ल भेद, साइबर क्राइम, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद। इसके अलावा डीकल्चराइजेशन, अपसंस्कृतिकरण, से भी निपटना होता है। अपसंस्कृतिकरण का एक उदाहरण बता सकते हैं आप लोग बता सकते हैं डीकल्चराइजेशन का, या डीकल्चर का कोई एग्जांपल आपके जेहन में है कि भारत में अभी में कैसे डीकल्चराइजेशन हो रहा है, अपसंस्कृतिकरण हो रहा है, यानी जो संस्कृति के खिलाफ है वो काम भी आजकल बहुत हो रहा है। तो आपके मन में जेहन में कोई होगा तो कल हमको बताइएगा। इन सबों से निपटने का दायित्व भी इन्हीं का है, क्योंकि यही फिर इसके लिए कानून बनाते हैं, नीति निर्माण में सलाह देते हैं और फाइनली कानून बनवाते हैं। लोक प्रशासन का ये दायित्व है। अपसंस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, उपभोक्ता संस्कृति से निपटना, ये सब के सब एक चैलेंज है जो लोक प्रशासन को हर दिन झेलना पड़ता है और उससे निपटना पड़ता है। अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाइएगा और सोचिएगा कि इसका क्या उदाहरण हो सकता है। हम नहीं बताएंगे, ठीक है। पैराग्राफ चेंज, आखिरी सेंटेंस। इस प्रकार देखा जाए तो विकासशील देशों में मानव जीवन के सभी पक्ष, इस प्रकार देखा जाए तो विकासशील देशों में मानव जीवन के सभी पक्ष व्यापक रूप से लोक प्रशासन से प्रभावित होते हैं। व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिकों के, जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिकों का उनकी जरूरत, समस्याओं से निपटना, जरूरत का ख्याल रखना, समस्याओं से निपटना, और उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वर्तमान में जिस प्रकार की भूमिका लोक प्रशासन के द्वारा लोक प्रशासन के द्वारा निर्वहन की जा रही है, वर्तमान में जिस प्रकार की भूमिका लोक प्रशासन के द्वारा निर्वहन की जा रही है, उनकी आलोचना भी हो रही है। और निरंतर पारदर्शी उत्तरदायित्वपूर्ण, समयबद्ध और सहज प्रशासन की अपेक्षा जनता के द्वारा की जा रही है। और सहज प्रशासन की अपेक्षा जनता के द्वारा की जा रही है, जिस पर खरे उतरना लोक प्रशासन का, जिस पर खरे उतरना लोक प्रशासन का व्यवहारिक एवं नैतिक पैमाना है। जिस पर खरे उतरना लोक प्रशासन का व्यवहारिक एवं नैतिक पैमाना है। तो आज के लिए इतना ही।